एसटीपीए ऑनलाइन के भूगोल की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं शुभम कुमार और आज उपस्थित हूं वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन के तीसरे भाग का वीडियो क्लास लेकर के। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो इसी टॉपिक पर बना चुके हैं और उसमें हम लोगों ने पढ़ चुका है वन्य क्या है, वन्यजीव का हमारे जीवन में क्या महत्ता है, वन्य का हमारे जीवन में क्या महत्ता है, वन्य जीवों का ह्रास कैसे कैसे होना शुरू हुआ और वन्य जीवों का बचाव क्यों ज़रूरी है। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप आसानी से वो पिछले दोनों वीडियो को आप ढूंढ पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को आज शुरू करें इससे पहले थोड़ा सा पिछले के वीडियो का थोड़ा सा व्याख्या कर दूं। पिछले क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे कि वन्यजीव क्यों ह्रास हो रहा है और वन्यजीव संरक्षण की बात हमने शुरू कर दिया था। तो वन्यजीव संरक्षण, क्योंकि वन का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है और उसका जो है ह्रास हो रहा है तो इसका संरक्षण होना ज़रूरी है, इसको बचाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो बचाना ज़रूरी है तो इसमें हम पढ़ रहे थे कि भाई इसको बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो हमने इसको 2 भागों में बांट कर देखते हैं। पहला भाग होता है कि ये जो वन्य हैं और वन्य जीव हैं, सबसे पहले ये ट्रेस करना होता है कि भाई संकट किन किन वन्य जीव और वन्य प्राणियों पर हैं, क्योंकि वन्य और वन्य प्राणी असंख्य प्रजातियां हैं इनकी। आप पहले भी पढ़े 7000 करीब के आसपास जो है वन्य जीवों की हमारे देश में प्रजातियां हैं, वनों की वनस्पतियों की भी इसी तरह से कुछ प्रजातियां हैं। तो ये जो बहुत सारे प्रजातियां हैं, सबसे पहले इसमें पता लगाना होगा कि भाई संकट किस प्रजाति पर है, क्योंकि जिसको बीमारी रहेगा उसी को दवाई देंगे और जिसको बीमारी नहीं रहेगा उस पर अगर दवाई अप्लाई कर देंगे तो वो बीमार पड़ जाएगा। तो सबसे पहला काम ये हुआ, वैश्विक संस्थाओं का भी ये काम हुआ और हमारे देश के संस्थाओं का भी ये काम हुआ कि पहले पता लगाया जाए कि किस प्रजाति पर वनस्पति के और वन्य जीव के किस प्रजाति पर संकट मंडरा रहा है। इसके तहत हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय IUCN करके संस्था है, इन्होंने बहुत भाग में बांटा वन प्राणियों को, सुभेद्य प्रणाली, सुलभ प्रणाली वगैरह, सुलभ प्रजातियाँ वगैरह वगैरह। और राष्ट्रीय स्तर पर भी रेड डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक तैयार किया गया। ये सब क्या है ये मुझे अब समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। पहचान कर ली गई है कि किन किन पर संकट है। अब क्या है, ये संकट का निवारण के लिए हम लोग या अंतर्राष्ट्रीय संस्था या भारतीय संस्था क्या कर रही है, इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आइए शुरू करते हैं। हम लोग जब वन प्राणी के संरक्षण की बात करेंगे तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर से शुरू करते हैं, पहले विदेशों से, फिर हम लोग भारत पर आएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ, सन 1961 में ना, ईस्वी याद रखेगा, सन 1961 में एक संगठन, एक फंड बनाया गया जिसका नाम था WWF। क्या नाम था? WWF। आप लोगों में से बहुत सारे लोग WWF का फाइटिंग होता है इस पर जोर दिया होगा, ये वाला नहीं है। इसका जो फुल फॉर्म है ये है वर्ल्ड, देखिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको याद रखना है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। हिंदी में ही लिख दिया हूँ, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अब ये क्या है, ये एक फंड है, जैसे गुल्लक बनाते हैं आप लोग, उसी तरह से एक फंड है, फंड बनाया गया। इसमें लगभग 100 देशों ने भाग लिया है और इसमें पैसे जमा होते हैं। कौन करता है पैसा जमा? हम लोग भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, दान दे सकते हैं इसको। सर इस पैसे का क्या होता है? इस पैसे का जो वन्य जीव हैं या वन्य प्राणी है, इसको संरक्षित करने के लिए इस पैसे का उपयोग किया जाता है, बहुत सारे कार्यक्रम चला करके, बहुत सारे व्यवस्था कर करके। तो ये जो है 1961 में WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है बनाया गया और इसका जो मुख्यालय है
मुख्यालय, मुख्यालय मतलब जो ऑफिस है ना, इसका हेड ऑफिस ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ये सब आपके किताब में नहीं दिया होगा, आप याद कर लीजिएगा एडवांस में, जीवन भर काम आएगा, क्योंकि ज्ञान कभी भी सड़ता नहीं है ना। तो इसको आप लोग याद रखिए। उसके बाद हम लोग आते हैं सीधे भारत से। भारत में विदेश से लैंड कर चुके हैं भारत में। भारत में क्या स्थिति है? भारत में वन्य और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बनाया गया है। मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय। जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं मंत्री, तो खैर उसको तो पढ़ेंगे, उसमें विषय होते हैं राज्य का, केंद्र का। तो ये जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है ना, यहाँ पॉलिटिकल व्यू से देखें तो ये जो है क्या है? केंद्र सरकार का विषय है ना। तो इसके एक मिनिस्टर बनाए गए हैं, मंत्रालय बनाए, जैसे कि एजुकेशन, आप लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसके संबंधी रूल नियम जो है कौन बनाता है? शिक्षा मंत्री, जिसको कहते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री। तो उसी तरह से वन और वन्य जीवों के लिए भी एक अलग से मंत्रालय बनाया गया है, जिसका नाम है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। क्या नाम है? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। अच्छा, इसके मंत्री कौन है? थोड़ा सा अपडेट रहिए। अभी जो वर्तमान में इसके मंत्री है, क्योंकि इलेक्शन के बाद बदल जाते हैं या ऐसे भी बदलते रहते हैं, ये तो पॉलिटिकल साइंस का टर्म है, लेकिन हम लोग अभी जो मंत्री हैं इनका, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का जो मंत्री हैं वो क्या कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। ये ध्यान में रख लीजिए, हाँ, करंट के दृष्टि से भी आप ध्यान में रख लीजिए। ये सब जीके में, जनरल नॉलेज में याद रहना चाहिए आपको। अब क्या हुआ, ये जो जितने भी वन और वन्य जीव के जो बचाव के लिए कार्यक्रम चलते हैं ना, वो इसी मंत्रालय के अंतर्गत चलते हैं। तो इसके कार्यक्रम कैसे हैं? दो तरह के कार्यक्रम बनाए गए। कौन कौन सा? पहला हुआ, इन प्रयास जो किया गया वन्य जीव के संरक्षण के लिए दो तरह के हुए। पहला हुआ इन सीटू प्रयास, इन सीटू प्रयास, और दूसरा हुआ एक्स सीटू प्रयास। दूसरा हुआ एक्स सीटू प्रयास। अब आप कहेंगे सर ये इन सीटू प्रयास क्या हुआ, ये एक्स सीटू प्रयास क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे शब्द से ही फर्क पड़ रहा है। इन मतलब अंदर। इस प्रयास के तहत क्या किया गया कि जो प्राकृतिक आवास था वन्य जीवों का, उस आवास को संरक्षित किया गया, प्रोटेक्टेड किया गया, ताकि वहाँ पे कोई भी लोग आ जा नहीं सके, वहाँ पे मानवीय प्रवेश वर्जित किया गया, और उसके लिए वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक माहौल बनाया गया, ताकि जो भी कारण से वन्य जीवों का विनाश होता है या नाश होता है उनको रोका जा सके, यानी इनका जो अपना घर है उसी को सुरक्षित कर दिया गया। जैसे कि मान लीजिए अभी भी नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लीजिए कि आप घर पे असुरक्षित हैं, तो आप अपने ही घर पे रहेंगे, लेकिन आपको क्या करेंगे? पूरे तरफ से घर के चारों तरफ फोर्स लगा देंगे, पुलिस फोर्स लगा देंगे, ताकि आपके ऊपर कोई बाहरी आक्रमण नहीं करे। तो ये जो है इन सीटू प्रयास के अंतर्गत जो आपका प्राकृतिक आवास था, ये आपका नहीं मतलब वन्य जीवों का, उसको सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। अब कहेंगे एक्स सीटू प्रयास क्या हुआ? तो बस इसका अपोजिट होगा। इसके लिए क्या हुआ कि वन्य जीवों के लिए एक कृत्रिम आवास तैयार किया गया, एक माहौल तैयार किया गया। जैसे बहुत सारे वन्य जीव थे जो पर्यावरण चेंज के कारण या बहुत सारे कारणों से वो उनके रहने के लिए वातावरण नहीं उपलब्ध था, तो इसी के कारण वो विलुप्त हो रहे थे, है ना। जैसे कि किसी को गर्मी सहन करने की क्षमता नहीं होती है और अचानक जिस क्षेत्र में वो रह रहे हैं वहाँ पे गर्मी बढ़ गई, तो उसके लिए एक विशेष तरह के माहौल बनाए जाते हैं कृत्रिम रूप से सरकार के प्रयासों से, और वही प्रयास क्या कहलाता है? एक्स सीटू प्रयास। जैसे कि मान लीजिए आपके ऊपर खतरा है तो आपको घर में एक सुरक्षा दे दिया गया, अगर वहाँ से नहीं है, घर में रहने में दिक्कत हो रहा है, आपको पुलिस थाने में लेके जाकर रख दिया, तो वहाँ पे एक अलग से प्रयास किया गया, आपको अलग से प्रोटेक्टेड जगह पर रखा गया। उसी तरह से इन वन्य जीवों के लिए एक माहौल कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। जैसे कि जंगल नहीं है ज़्यादातर, तो एक ऐसा क्षेत्र जहाँ जंगल लगा के इनको वहाँ पे छोड़ा जाएगा, एक माहौल बनाया जाता है। तो ये क्या है?
एक्सीटू प्रयास। समझ में आ गया दोनों में अंतर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन प्रयास के तहत जो है मुख्यतः 3 चीज़ किए गए। ये 3 चीज़ कौन से थे? तो ये 3 चीज़ थे, पहला जो है ये है, पहला जो है मान लीजिए ए है, ये है राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, इसको कहा गया नेशनल पार्क, NA नेशनल पार्क। दूसरा जो है यानी बी जो है, इसका बनाया गया अभयारण्य या विहार। सेंचुरी कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा अभयारण्य बनाया गया, और एक तीसरा और भी बनाया गया। तीसरा बनाया गया जैव मंडल, तीसरा बनाया गया जैव मंडल रिजर्व। तीसरा बनाया गया जैव मंडल रिजर्व। तो ये 3 चीजें बनाई गई, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य या विहार जिसको सेंचुरी कहते हैं, इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा याद रखिए क्योंकि इंग्लिश जरूरी है, और तीसरा हो गया जैव मंडल रिजर्व यानी बायोस्फीयर रिजर्व बनाएगा। अब फिर दिमाग में उलझने शुरू हो गई, सर कुछ समझे नहीं। अरे चिंता करने की कोई बात नहीं, अभी समझाए कहाँ हम, अब समझाएंगे। राष्ट्रीय उद्यान मतलब ये एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा क्षेत्र है ना, ये एक ऐसा क्षेत्र है, मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, इसमें जंगल है, पेड़ पौधे जो है ऐसे लगे हुए हैं, है ना, ऐसे करके बहुत तरह के पेड़ पौधे पशुए हैं। तो एक बड़े से क्षेत्र को क्या किया हमने, इसको प्रोटेक्टेड कर दिया, घेर दिया, इसमें रूल लगा दिया कि इतने क्षेत्र में ना मानवीय प्रवेश वर्जित है, भाई कोई भी मानव इसके अंदर नहीं जा सकता है, इसके अंदर आप पशु नहीं चरा सकते हैं, इसके अंदर से आप लकड़ी नहीं काट सकते हैं, है ना, इसके अंदर से आप जीवों का शिकार नहीं कर सकते हैं। मतलब इसको पूर्ण रूप से सुरक्षित कर दिया गया और इसको कहा गया कि ये है नेशनल पार्क, और इसमें जितने भी जीव हैं वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, इस पे आप मानव जाति के कोई भी लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर आप गलत तरीके से प्रवेश करेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। समझ में आ गया। दूसरा है अभयारण्य या विहार, ये भी एक क्षेत्र होता है ना, और इसमें क्या होता है, इसमें जो पशु पक्षी होते हैं उसमें सीमित छूट होता है। इस वाले क्षेत्र में जो है जंतु और जो भी वनस्पति होते हैं उसमें सीमित छूट होता है कि इस वाले क्षेत्र में आप थोड़ा सा पशु चरा सकते हैं, थोड़ा सा लकड़ी वगैरह काट सकते हैं, थोड़ा सा शिकार वगैरह कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, है ना, थोड़ा सा कर सकते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये पूरा सरकार के अंडर में होता है। ये वाला क्षेत्र प्राइवेट भी हो सकता है, जैसे आपके चारों ओर का जो है बागान बाग बगीचे होंगे, लेकिन उसमें जो चिड़िया होंगे, जो पंछियाँ होंगे या जो जीव जंतु होगा उसका आप शिकार नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला क्षेत्र जो है इसमें, जैसे इसके अंतर्गत अपने बिहार में जो उदाहरण है ये है एक बेगूसराय में जो है कांवड़ झील है। क्या क्या है, याद रखिए, बेगूसराय, ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखें। कांवड़ झील कहाँ है, कांवड़ झील कहाँ है, बेगूसराय में, है ना। और कुशेश्वर स्थान दरभंगा में भी एक पक्षी विहार है। दरभंगा, तो यहाँ भी क्या है, एक पक्षी विहार है। तो इसमें क्या किया गया, देखिए कांवड़ झील जो है इसमें क्या रहता है, जो विदेशी पक्षी होते हैं ना, प्रवासी पक्षी बहुत सारे, एक समय होता है जब यहाँ इस वाले क्षेत्र में विदेश से पक्षी, साइबेरिया वगैरह से, साइबेरियन पक्षी वगैरह आते हैं, और कई बार क्या होता था, लोग इसका शिकार कर लेते थे। तो इस पर रोक लगाया गया कि आपका ये प्राइवेट ज़मीन है, ये कोई ऐसा क्षेत्र इसका निर्धारित नहीं होता, इसका सीमा कोई निर्धारित नहीं होता है ना, ये एक क्षेत्र को घोषित कर दिया जाता है कि ये जो है अभयारण्य है या विहार है।
तो यानी इस वाले क्षेत्र में क्या है, आपका निजी ज़मीन है तो आप उसमें काम करिए, लेकिन उसके जो जीव जंतु हैं वहाँ आप उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। इसमें जो पक्षियाँ आती हैं उसको आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। अगर आप इसको नुकसान पहुँचाते हुए या मारते हुए पकड़े जाएंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी, है ना। इसके लिए कानून बना हुआ है, हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो ये तो पूर्ण रूप से प्रोटेक्टेड है। ये प्राइवेट भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो जीव जंतु होते हैं उसके मारने पर प्रतिबंध होता है। अब तीसरा है जैव मंडल, ये दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब तीसरा है जैव मंडल स्फीयर रिजर्व। ये ऐसा चीज है ना, जैव मंडल रिजर्व क्या है कि बहुत बड़े क्षेत्र को, है ना, बहुत बड़े क्षेत्र को क्या करते हैं हम लोग, जैव मंडल रिजर्व घोषित कर देते हैं, है ना। और बहुत बड़े क्षेत्र को जैव मंडल रिजर्व घोषित कर देते हैं, और इसमें ये जो अभ्यारण्य है या नेशनल पार्क है ये भी आ सकते हैं, है ना। और ऐसे क्षेत्र को घोषित करते हैं जिसमें जैव विविधता हो। जैव विविधता का मतलब जो इकोसिस्टम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इकोसिस्टम को पूर्ति करने के लिए उसमें सभी प्रजातियों के वनस्पति हो, सभी प्रजातियों के जीव जंतु हो, मतलब इकोसिस्टम को फुलफिल करता हो। ऐसे मतलब सब एक ही तरह के जीव जंतु नहीं हो, ऐसे बहुत सारे तरह के जीव जंतु हो, सभी प्रजाति के पौधे हों, सभी तरह के जो जीव हैं वो इसमें निवास करते हो। ऐसे बड़े क्षेत्र को क्या किया जाता है, जैव मंडल रिजर्व यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है ना। और ये बहुत बड़े क्षेत्र को घोषित किया जाता है। हालांकि इसके अंदर कई जो है राष्ट्रीय उद्यान भी आ जाते हैं, बिहार भी आ जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इसको अगर गोला बनाएंगे तो ये सब भी इसके अंदर आ जाएगा। इसमें भी 3 तरह के होते हैं जिसमें ऐसे करके बनाया जाता है। 3 तरह के जो है, एक बीच में कोर सेक्टर होता है, ठीक है। इस तरह से जो है इसमें कुछ छूट होता है, इस वाले भाग में जो है और कुछ छूट होता है, और इस बीच वाले जो भाग होते हैं उसमें बिल्कुल भी छूट नहीं होता है। उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंटर के लिए भी कुछ बचा के रखिए, ठीक है। तो जैव मंडल रिजर्व है। अब जैव मंडल रिजर्व की बात अगर हम करें तो पहला जैव मंडल रिजर्व, क्योंकि आपकी किताब में दिया हुआ डाटा मुझे नहीं लगता है कि लिखना ये ज़रूरी है, तो हम 2 चर्चा कर लेते हैं। एक पहला जैव मंडल रिजर्व और दूसरा जो है हाल में जो बना है वो जैव मंडल रिजर्व। तो अभी वर्तमान में हमारे देश में 18 जैव मंडल रिजर्व हैं। कितने हैं? 18। ये ध्यान में रखिएगा, 18 जैव मंडल रिजर्व है। पहला जो है वो है नीलगिरी। पहला जो है कौन है? नीलगिरी। ये बना था सन 2000 ईस्वी, इसका घोषणा किया गया था। और अभी जो अंतिम है, जो 18वां है जो बना है हाल में, ग्रेट निकोबार। ये 2013 में बना है। आपको पता है ग्रेट निकोबार कहाँ है? जब भारत का नक्शा देखेंगे तो अंडमान निकोबार जो है इस तरफ जो है होगा, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही ग्रेट निकोबार एक द्वीप है ना। तो द्वीप क्या होता है? जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है, जमीन का वो टुकड़ा, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार में को भी वायुमंडल स्फीयर घोषित किया गया 2013 में। अब पूरा जो है आप देख लीजिएगा, आपकी किताब में मैप के साथ दिया हुआ है कहाँ कहाँ घोषित है, तो आप नक्शा के साथ देख लीजिएगा तो और आसानी रहेगी, क्योंकि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें आपको क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना पड़ेगा, आप मैप बना करके अगर दर्शा दीजिएगा सारे बायोस्फीयर रिजर्व को, तो आपको पूरा का पूरा अंक मिलेगा उसमें, है ना। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब ये अभ्यारण्य के बारे में हम बात कर लिए। अब राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर हम बात करें तो पहला राष्ट्रीय उद्यान हमारे देश का था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये 1935 ईस्वी में बना था, ठीक है। और ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। अभी उत्तराखंड एक स्टेट है, यहाँ पे ये अवस्थित है। और कुल मिला के हम देखेंगे अभी तो 103 या 104 के आसपास में टोटल राष्ट्रीय पार्क हैं। तो टोटल तो नहीं याद रखना है हमें, कुछ कुछ जो प्रमुख है उसको आप याद रख लेंगे। और वो कहाँ है, मेनली यही ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाएगा कि ये जो नेशनल पार्क है ये किस राज्य में है, तो इतना आपको याद रखना है। हालांकि इसको हम लोग अभी लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव्स का जो वीडियो लेकर के आएंगे उसमें मेंशन कर देंगे पीडीएफ में, और आप पीडीएफ भी दे देते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, तो आप वहाँ उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं।
तो जब हम लोग वन्य और वन्य प्राणी के संरक्षण की बात करते हैं तो इसमें एक शब्द बहुत ज़्यादा चर्चित आता है जिसका नाम है जैव अपहरण की समस्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बायो पैरेसी। अब आपको बड़ा उलझन लग रहा होगा कि अपहरण तो व्यक्ति का होता है, यहाँ जैव अपहरण क्या है? जी हाँ, जैव का अपहरण होता है। जब जैव विविधता की बात हो रही थी तो आप देखते हैं कि किसी किसी क्षेत्र में किसी क्षेत्र का पहचान होता है, किसी जीवों का पहचान होता है, केवल वो उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, अन्य किसी भी क्षेत्र में विश्व में नहीं पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ है, आपने क्या किया कि एक गुड़िया बनाया, मान लीजिए, इसको सामान्य भाषा में समझते हैं, आपने एक नया सा गुड़िया बनाया है ना, और एक डिजाइन किया, और मान लीजिए कि आपने किसी को दिखाया और दूसरा व्यक्ति क्या कि इसको हूबहू कॉपी कर लिया, है ना, कॉपी कर लिया और ये इसको मार्केट में बेच दिया। आपको क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू, है ना। तो आपको कुछ नहीं मिला, यानी कि आपका जो आइडिया था ना, ये चोरी करके बेच लिया मार्केट में, ये मुनाफा कमा रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो इस तरह से जीवों के साथ भी हुआ। आप कहेंगे जीवों के साथ क्या हुआ? तो थोड़ा सा उदाहरण समझते हैं। बासमती चावल तो आप जानते ही हैं, जानते हैं ना। तो बासमती चावल क्या हुआ? बासमती चावल क्या हुआ? ये जो पौधे की प्रजाति है ना बासमती चावल, ये जाना जाता है, क्यों सबसे उत्तम माना जाता है हमारे यहाँ चावल में? क्योंकि इसमें सेंट होता है, सुगंध होता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो बासमती चावल है ये हमारे देश में ही होता है और विश्व के किसी हिस्सों में नहीं होता है। हमारे यहाँ चावल की बहुत सारे किस्में होती है, जिसमें एक चावल है बासमती चावल। अब इसमें चोरी क्या हो गया भाई? तो ये जो चीज़ें हैं ये केवल हमारे पास थी, लेकिन अमेरिका क्या किया, इनके जो फ्लेवर्स हैं, इनके जो गुण हैं, आनुवांशिक गुण, इसको पता करके वहाँ पे एक अपना जो है बासमती राइस उपजाने लगा और वो इसको मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, है ना। और इसका पेटेंट जो है, इसका क्रेडिट जो है, हमको कुछ नहीं मिला, है ना। मेरा प्रोडक्ट जो केवल मेरे यहाँ फेमस है उसको वो अमेरिका के मार्केट में बेच रहा है और हम क्या हैं, हमको कुछ नहीं मिला। यानी हमारा जो चीज़ है, ये जो हमारे यहाँ स्पेशल चीज़ जो है, इसको उसने चोरी कर लिया, है ना। तो इसी तरह से अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करेंगे तो वहाँ पे एक पौधा है जिसका नाम है पंट डी प्लांड्रा ब्राजियनी ब्रेंजीन। क्या नाम है? पंट डी प्लांड्रा ब्रेंजियनी ब्रेंजीन। इस पौधे की खासियत क्या है कि इस पौधे में चीनी का जो मिठास होता है ना, उसके 2000 गुना ज़्यादा मिठास होता है। और अमेरिका क्या किया, इसमें क्या किया, इसका जो आनुवांशिक गुण था, इसको पढ़ करके, आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं कैसे क्रॉस होता है, क्रॉस जेनेटिक्स करके जो है एक पौधे को दूसरे पौधे में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो इसका आनुवांशिक गुण चुरा करके अमेरिका में क्या किया, मक्का के पौधे में इसको फिट कर दिया और मक्का से इस तरह के जो चीज़ है वो वहाँ जो शक्कर है वो उससे बनाते हैं। इससे क्या हुआ, ये जो देश है साउथ अफ्रीका या वो देश जो गन्ना से चीनी बनाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होना शुरू हुआ। तो इसी को कहते हैं हम लोग बायो पैरेसी, यानी जैव अपहरण। तो जो चीज़, जो जीवों का खासियत, जिस प्रजाति किसी खास क्षेत्र में पाया जाता है, हमको उस खास क्षेत्र वाले लोगों को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है और मार्केट में वो चीज़ें खुलेआम बिक रही है। मतलब ये जो कंसेप्ट है इसको अपहरण कर लिया गया है। और इसीलिए जैव विविधता में और पर्यावरण के संरक्षण के लिए, ये जब भी हम जीवों के संरक्षण की बात करते हैं तो ये जैव अपहरण की बात ज़रूर होती है। और इसको लगाम लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे कमेटी बैठी और एक कॉन्सेप्ट आया यहाँ से। उस कॉन्सेप्ट का नाम है हॉटस्पॉट। तो उस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? हॉटस्पॉट। 1988 में नॉर्मन मायर्स नाम का जो है व्यक्ति, इन्होंने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट जनरेट किया कि हॉटस्पॉट क्षेत्र होना चाहिए। आजकल तो हॉटस्पॉट का मतलब कुछ और होता है, इंटरनेट में आप लोग वाईफाई शेयरिंग करते हैं तो वो हॉटस्पॉट होता है, लेकिन यहाँ पे हॉटस्पॉट का मतलब हुआ जीवों की विविधता से। जीवों की विविधता मतलब एक ही क्षेत्र में बहुत सारे प्रजातियों के जीव रहते हैं। अब कहा गया कि इस क्षेत्र को हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित कर दीजिए। हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित करने से क्या होगा,
इसमें ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ऐसी प्रजाति वाले जीव रहते होंगे जो विश्व के अन्य कहीं भी या किसी भी स्थल पर नहीं पाए जाते हैं, उस प्रजाति वाले जीवों का जो रहन सहन वाला स्थल होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित कर देते हैं और उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं कि यहाँ से जो भी या इसके आनुवांशिक गुणों वाला जो भी चीज़ विश्व में कहीं डेवलप होगा, तो इसका जो श्रेय होगा इस क्षेत्र या इस देश के सरकारों को देना ही पड़ेगा। ये जो जैव अपहरण की समस्या है, ये जीवों मतलब बायोपायरेसी जो है, इस पर लगाम लगाया जा सकता है। इसीलिए नॉर्मन मायर्स ने 1988 में हॉटस्पॉट जो है क्षेत्र घोषित करने का कॉन्सेप्ट लेकर के आया। और आप देखेंगे कि इसी हॉटस्पॉट में बहुत सारे जो जैव विविधता के लिए क्षेत्र बनाया गया, जो हमारा नेशनल पार्क है, तो बहुत सारे नेशनल पार्क वगैरह को हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। जैसे आप सुंदरबन की बात करेंगे, सुंदरबन डेल्टा में तो हॉटस्पॉट है। तो जैव विविधता के लिए आप जाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो वहाँ पे जो जीव है ना, जीवों की प्रजातियाँ हैं ना, वो कहीं नहीं पाया जाता। जबकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अंडमानी कबूतर वगैरह जो है, ये सब जो है जो विलुप्त होने के कगार पर था, ये सब विश्व के किन्हीं अन्य प्रांत में नहीं पाया जाता है। तो उस वाले क्षेत्र को हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित कर दिया गया। आशा है आप समझ गए होंगे हॉटस्पॉट क्षेत्र। और इसी के अंतर्गत एक और चीज़ लाया गया, टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व मतलब देखा गया कि बाघों की संख्या जो है बहुत कम होती जा रही है। इसका कारण है कि बाघों की हड्डियों और छालों से ना बहुत सारे औषधीय दवाई का निर्माण होता है। और दूसरी बात है, भारत में ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि भारत और नेपाल मिलाकर के 1/3 बाघ पूरे विश्व का भारत और नेपाल के जंगलों में पाया जाता है। तो सबसे बड़ा कारण था कि इसका जो तस्करी होना है, मतलब ब्लैक मेलिंग जो होना है, वो भारत में ही होता है। भारत और नेपाल के जंगलों में इसका छुप करके, क्योंकि इस पर कानूनी प्रतिबंध है, तो छुप करके लोग शिकार करते हैं। इससे देखा गया कि बाघों की संख्या में कमी आ गई। तो ऐसा विचार किया गया कि बाघों के संरक्षण के लिए भी उपाय किए जाए। तो एक क्षेत्र बनाया गया जिसको कहा गया टाइगर रिजर्व। तो बहुत सारे जो नेशनल पार्क हैं उसी में टाइगर रिजर्व बना दिए जाते हैं। उसी को, जिसमें टाइगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, उसको टाइगर रिजर्व बना दिया जाता है। और बाघों के जो शिकार हैं उस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उसके शिकार करते हुए पकड़े जाने पर बहुत कठोर सजा, कानूनी प्रावधान है। तो ये टाइगर रिजर्व की बात हो गया। जब हम लोग संरक्षण की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि प्राचीन समय से भी हमारे यहाँ वनों के संरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण से का कुछ उपाय है। धार्मिक आधार पर आप देखेंगे तो बहुत सारे धर्मों में, प्रत्येक धर्मों में पेड़ों को लेकर के कुछ ना कुछ विधि विधान बनाया गया है। ये सब जो कॉन्सेप्ट है, ये जो है वृक्षों के, वन के संरक्षण के कॉन्सेप्ट से बनाया गया है। ऐसा माना जाता है आज के लोगों का, वैज्ञानिकों का, कि ये जो धार्मिक कॉन्सेप्ट बना होगा, ये कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बना दिया गया होगा कि इस विधि में ये वाले पेड़ की आवश्यकता होगी। कम से कम इसी बहाने लोग पेड़ों को बचा करके रखेंगे, वन्य जीवों को बचा करके रखेंगे। जब हम लोग वन्य जीवों की बचाने की बात करते हैं तो इसमें सबसे जो ज़्यादा सक्रिय भूमिका आता है वो होता है जनजातियों को, आदिवासियों का। जो आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं, इसीलिए उनको जंगलों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम होता है। और वो लोग एक खास किस्म का, उसका जो पर्व होता है, उसकी जो सॉन्ग होता है, उसमें जंगलों का उल्लेख होता है। उसके जो पर्व त्यौहार होते हैं उसमें जंगलों का उल्लेख होता है। ये लोग जंगलों से ही जीवन यापन करते हैं, इसीलिए हम लोगों से ज़्यादा उन लोगों को जंगलों से प्रेम होता है। और इसका एक उदाहरण आप देखेंगे कि जब वो जंगल में जब बीज अंकुरित होने का समय होता है ना, जब पेड़ों का उगने का समय होता है, उस समय जो पशु हैं, उनके पालतू पशु होते हैं जो आदिवासियों के, उनको जंगलों में जाने से रोकते हैं ये लोग। और बहुत सारे जंगलों को में कुछ जो घने जंगल होते हैं वहाँ पे नहीं जाते हैं। कई बार क्या होता है, जो ये क्योंकि ये लोग शिकार करते हैं, जानवरों को मारकर ही खाते हैं, लेकिन फिर भी जो जानवर प्रेग्नेंट होता है या मतलब गर्भधारण किया हुआ होता है, उसको ये लोग शिकार नहीं करते हैं, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बताती है कि आदिवासियाँ जंगलों के प्रति और वन्य जीवों के प्रति कितना ज़्यादा सजग होती है। इसका एक और उदाहरण आप देखेंगे, सिर्फ सजग नहीं होती, कई बार तो ये आंदोलन का रूप भी ले लेता है। आपको याद होगा कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन।
तो चिपको आंदोलन के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ ही लेते हैं, पढ़ेंगे क्या। तो चिपको आंदोलन, देखिए दरअसल क्या हुआ था, यहाँ पे जंगल है ना, बहुत अच्छा पेड़ नहीं बना ना, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे जंगल है, ये आदिवासियों का मान लीजिए कि एक घर है ना, तो ये घर है, तो यहाँ जंगल में आदिवासी घर बना के झोपड़ी बना के रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो पेड़ थे, तो आदिवासियों ने क्या किया, सरकार से परमिशन लिया कि इस पेड़ को काट करके हम लोग कुछ कुछ बना करके मार्केट में बेचेंगे, तो इसका परमिशन दिया जाए। सरकार ने कहा नहीं। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि एक ठेकेदार आया और पेड़ काटना शुरू हो गया। आदिवासी जब ये देखे कि भाई वनों में हम लोग रहते हैं, इस पर हमारा अधिकार होना चाहिए, ये ठेकेदार कैसे काटना शुरू कर दिया। तो बाद में पता चला कि सरकार ने इनको परमिशन दिया है कि खेल के सामग्री बनाने के लिए ये पेड़ों को काट सकते हैं। अब वन जो ये आदिवासी लोग थे, ये लोग मीटिंग करने लगे, मीटिंग की कि भाई ये तो गड़बड़ है, हमारा संपत्ति, हमको तो मिला नहीं अधिकार, और ये बाहर से आके पेड़ काटना शुरू कर दिया। मतलब इनका जो आदिवासी का कॉन्सेप्ट होता है, जल जंगल ज़मीन, ये तीनों चीज़ों जो है इनको बहुत प्यारा होता है। तो इन्होंने क्या किया, कहा नहीं ये तो काटने नहीं देंगे, कैसे रुकेगा भाई, ये लोग तो गरीब लोग होते हैं। तो कहा ऐसे नहीं होगा। इन लोगों ने क्या किया, देखिए पेड़ से इनको कितना प्यार होता है, इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बना करके, जब कुल्हाड़ी से उसके मजदूर, ठेकेदार के मजदूर पेड़ को काट रहे थे, तो ये लोग क्या किए, पेड़ों में समूह बना करके चिपक गए, कहा कि पहले मुझे काटो फिर पेड़ को काटना, और अंततः सरकार को झुकना पड़ा। और ये लोग मांग रखे कि ये जो जंगल है ना, इस पर केवल और केवल हम लोगों का कब्जा होना चाहिए, और किसी भी बाहरी आदमी को जंगल काटने की परमिशन नहीं होना चाहिए, हम लोगों को सीमित अधिकार मिलना चाहिए जंगलों का उपयोग करने के लिए, है ना। और सरकार झुका, और ये जो आंदोलन है, पूरा आंदोलन, ये तो कहानी था, ये अभी उत्तराखंड में वो क्षेत्र पड़ता है, उस समय में उत्तर प्रदेश में था, तो अभी उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो गया था, तो उत्तराखंड में पड़ गया। उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन, और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये आंदोलन क्या है, जो है सफल हुआ, और ये आंदोलन चलाया गया था, है ना। इस तरह से आदिवासी और जनजातियों को प्रकृति से प्रेम होता है। ज़रूरत है कि हम लोग, आम जीवन के लोग जो सामान्य जगह पर रहते हैं, इनको भी प्रकृति से इतने प्रेम होने की ज़रूरत है, और इनको प्रकृति को, यानी कि वनों को और वन्यजीवों को बचाने की ज़रूरत है, खासकर उन वन और वन्यजीवों को जो समाप्त होने की कगार पर है, क्योंकि ये बचेंगे तो जैव विविधता बचेगी, और जैव विविधता बचेगी तभी जो है इकोसिस्टम कंप्लीट रहेगा, अन्यथा हम लोग भी जीवित नहीं रह पाएंगे। ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे। अब एक शब्द चर्चा में आया, जैव विविधता, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। आज की इस कक्षा को समाप्त करें इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वीडियो क्लास अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड डे एंड टेक केयर।